Hello students. Hello students. In this video I am going to tell you about Charles Lamb's biography, which is important question for your exams. And you have prescribed you have the essay of Charles Lamb in your prescribed syllabus, that is Dream Children. So look at the PPT. The English author, critic and minor poet Charles Lamb, और उनकी जो बर्थ डेट है डेट इज़ 1775 एंड जो उनकी डेथ डेट है डेट इज़ 1834 इज़ बेस्ट नॉन फॉर द एसे ही रॉट अंडर द नेम एलिया। चार्ल्स लैम जो है अपने एसेज जो लिखते थे उसमें जो अपना उनका पेन नेम था डेट वॉज एलिया नाम से वो लिखते थे। ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड रीड ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, और वो काफ़ी जो है लविंग और इंग्लिश एसेइस्ट के बीच में काफ़ी लविंग एसेइस्ट रहे हैं। चार्ल्स लैम वॉज बॉर्न ऑन Feb 10th 1775 इन लंडन। 10 फरवरी 1775 लंदन में इनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 7 ही एंटर्ड क्राइस्ट हॉस्पिटल, स्कूल का नाम है ये उनका, तो उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल गए, फ्री बोर्डिंग स्कूल फॉर सन्स ऑफ पुअर बट जेंटिल पेरेंट्स। After beginning a lifelong friendship with Samuel Taylor Coleridge, so S.T. Coleridge, who was a very famous poet, he was a friend of Charles Lamb. A fellow student, Lamb left school in 1789. In 1792, he was hired as a clerk in the East India Company and worked there for the next 33 years. Clerk के रूप में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया 1792 में। Lamb's literary career began in 1796 when Coleridge published 4 of Lamb's sonnets in his own first volume. सबसे पहले इनके सोनेट जो हैं वो लैम्ब के सोनेट उन्होंने अपनी एक वॉल्यूम में अपनी एक बुक में छापे थे, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और उस वॉल्यूम का नाम था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इन 1798 लैम्ब पब्लिश्ड हिज सेंटिमेंटल रोमांस। लैम्ब जो ने पब्लिश की अपने सेंटिमेंटल कुछ रोमांस, ए टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, एंड टुगेदर विद चार्ल्स लुअर्ड, ए फ्रेंड ऑफ कॉलरिज, ब्रॉट आउट अ वॉल्यूम एंटाइटल्ड ब्लैंक वर्स। By 1801, Lamb had begun to contribute short articles to London newspapers and to write plays in an effort to relieve the poverty he and Mary endured. Mary उनकी बहन थी, तो उनकी बहन और वे जो काफ़ी पॉवर्टी गरीबी देख रहे थे, सह रहे थे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्लेज लिखना स्टार्ट किया और साथ ही उन्होंने कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स लिखने शुरू किए लंदन न्यूज़पेपर्स में। In 1807, Charles and Mary together brought out Tales from Shakespeare, और 1807 में चार्ल्स और मैरी दोनों ने एक साथ लिखा Tales from Shakespeare, a collection of prose adaptations of Shakespeare's plays intended for young readers. The book proved popular with both young and old, काफ़ी पॉपुलर हुई ये बुक, and the Lambs followed up this success with others in the same vein. In 1808, Charles published his own version of Homer's Odyssey for children, The Adventure of Ulysses, and in 1809 he collaborated again with Mary on Mrs. Leicester's School, a book of children's stories and poetry for children. तो फिर से उन्होंने कोलैबोरेट किया अपनी बहन मैरी के साथ और फिर उन्होंने एक ये वर्क लिखा। Charles ended his literary career the same year with last essays of Elia, और लास्ट जो उनका ऐसे था वो था एसेज ऑफ एलिया। 1 year later द डेथ ऑफ कॉलरिज मेड दैट लॉनलीनेस एक्यूट, और लास्ट में जो है वो कॉलरिज ने जो है काफ़ी अकेलापन फील किया। आई फील हाउ ग्रेट अ पार्ट ही वॉज ऑफ माई, जब डेथ हो गई कॉलरिज की तो ही वॉज फीलिंग लोनलीनेस एंड ही सेड दैट आई फील हाउ ग्रेट अ पार्ट ही वॉज ऑफ मी, रॉट लैम ने लाइन लिखी लास्ट में। 5 weeks later, on December 27, 1834, Lamb himself was dead, और 1834 में लैम्ब खुद भी उनकी डेथ हो गई। चार्ल्स लैम्ब ऑक्यूपाइज, अब ये है चार्ल्स लैम्ब्स प्रोज स्टाइल, ये आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और प्रोज स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका। Charles Lamb occupies a unique place in the history of the English prose by virtue of his unique style.
जो चार्ल्स लैम्ब थे वो काफ़ी फेमस थे इंग्लिश प्रोज की हिस्ट्री में। एक उनका यूनिक प्लेस था, किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टाइल, उनके अलग स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल होने की वजह से। All of Lamb's major trademarks as an essayist are to be found in this work. और जो उनका वर्क जो अभी हमने पढ़ेंगे हम आपकी क्लास में ड्रीम चिल्ड्रन, तो उस पर बेस करके ये चार्ल्स लैम्ब का प्रोज स्टाइल लिखा गया है। तो उसमें जो है उनका जो ट्रेडमार्क है, उन्होंने जिस तरह से ऐसे को लिखा है, वो जो वर्क है वो काफ़ी अलग है। और इस वर्क में हम उनकी काफ़ी सारी उनका यूनिक स्टाइल देख सकते हैं। Overall, a relaxed and colloquial voice and a gentle sensibility incorporating elements of humor, whimsy, strong personal recollection and touches of pathos। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। बहुत ही रिलैक्स मूड में है वे, बहुत अच्छी उनकी वॉइस है, उसमें सेंसिबिलिटी है और साथ ही ह्यूमर का भी टच है, उसमें विम्सी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिकलेक्शन है, उसमें वो अपनी कहानी ही उसमें सुनाते हैं, रिकलेक्ट करते हैं अपनी मेमोरीज़ को, और टच ऑफ पैथोस, और साथ ही उसमें पैथोस का भी हमें टच देखने को मिलता है। लैम्ब हिमसेल्फ करेक्टराइजेस हिज ऑन स्टाइल एज अ सेल्फ प्लीजिंग क्वेंटनेस। लैम्ब ने जो अपने स्टाइल के बारे में कहा है कि सेल्फ प्लीजिंग कॉन्टनेस, कि उससे मतलब उन्हें खुद बहुत खुशी मिलती है ये काम करके। ऑल दिस मार्क हिम out as one of the great exponents of the familiar essay in English in the 19th century। और ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये जो है एक बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपोनेंट है उनका, फैमिलियर एसेज हैं, और इंग्लिश 19th सेंचुरी की एसेज में, फैमिलियर एसेज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलॉन्ग विथ थॉमस डी क्विंसी एंड विलियम हैजलिट, ये भी उस टाइम के दो एसेइस्ट हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे चार्ल्स लैम्ब से। एज ऑलरेडी स्टेटेड, ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवेरी, पूरा नाम है उस आप प्रोज का एसे का, ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवेरी एग्जिबिट्स ऑल लैम्ब्स स्ट्रेंथ एज एन एसेइस्ट। उसमें हमें लैम्ब की सारी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, उसका पूरा यूनिक स्टाइल देखने को मिलता है, वो हमें एक एसेइस्ट के रूप में उसमें कंप्लीट नज़र आता है। इट इज़ शॉर्ट बट इफेक्टिव, शॉर्ट है वो ऐसे बट इफ़ेक्टिव है। इन एनकम्पासिंग अ रेंज ऑफ मूड्स, काफ़ी तरह के मूड उसमें दिखाए गए हैं। कहीं पर वो डर फील करता है, कहीं पर हंसी आती है उसे, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा सैड है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा है। तो ये सब सारी तरह के मूड हमें उसमें दिखाई देते हैं। इट starts out on a convivial and realistic note with a picture of a cozy domestic setting in which the writer regales his two children with stories। और स्टार्टिंग जो होती है वो उनका घर दिखाया गया है जहाँ पर उसके दो बच्चे हैं जो कि स्टोरी को वहाँ पर उससे सुनने आते हैं। ऑफ द फैमिली पास्ट, अपने फैमिली पास्ट के बारे में, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में वो सुनना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो सुनते हैं। Yet by the end this picture has dissolved into nothing less is revealed to be a mere dream। और लास्ट में हमें पता चलता है कि ये जो सब जो सुना रहा था वो केवल उसका एक ड्रीम था, यानी कि रियल में उसके कोई ऐसे बच्चे नहीं रहे हैं, उनकी तो कभी शादी भी नहीं हुई थी। तो लास्ट में ये एंड में पता चलता है हमें कि ये एक तरह से उनका एक ड्रीम है, कोई इसमें रियल नहीं है। और रेवेरी अ पैन पार्ट ऑफ द राइटर। It is in fact the picture of the family that Lamb longed for but never actually had। मतलब एक्चुअली उनका सपना रहा था कि उनकी भी शादी हो, उनके भी बच्चे हों, तो वो अपने ऐसे के माध्यम से उन्होंने अपने इस सपने को, अपनी इस इच्छा को पूरा किया। एज ही नेवर मैरिड, क्योंकि उनकी कभी शादी नहीं हुई थी। इंस्टेड डिवोटिंग अ लाइफ टाइम टू केयरिंग फॉर हिज सिस्टर मैरी, और केवल उन्होंने अपनी सिस्टर, जो उनकी मैरी सिस्टर थी, वो काफ़ी मतलब बीमार रहती थी, तो उसी की देखभाल में उन्होंने जो है इसका अपना पूरी लाइफ उन्होंने बिता दी थी। वॉज एफिलेटेड विथ पीरियडिकल इंसैनिटी, उसे कभी कभी जो है मतलब पागलपन के दौरे से भी पड़ते थे, तो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी उसके साथ ही गुजार दी थी। The real achievement of this piece lies in the compact evocation both of the solid realism of family life and nostalgia for a family past। तो जो रियल अचीवमेंट है इस वर्क का, इस ऐसे का, वो किस में वो दिखाई देता है हमें कि हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि ड्रीम चल रहा है, एक रियलिज्म उसमें हमें दिखाई देता है फैमिली लाइफ का, और साथ ही जो वो पास्ट की जो कहानी सुना रहे थे उसका। इनकॉर्पोरेटिंग द मेमोरी ऑफ अ लॉस्ट लव Alice and also of Lamb's older brother before merging into
the air of dream. More, he also skillfully conjures a genuine sense of eeriness when the two children reveal themselves to be mere dream. और साथ ही एक बाद में हमें पता चलता है कि जो 2 चिल्ड्रन थे ये तो केवल एक ड्रीम था. The products of wishful thinking before the dreamer wakes up. लास्ट में वो कहते हैं वी आर नॉट ऑफ एलिस, नॉट ऑफ दी, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल. कि ना तो कोई एलिस है, ना ही तुम में कोई और है, ना ही कोई बच्चे हैं. वी आर नथिंग, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स. केवल ये ड्रीम है. वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन. और हम केवल वही हैं जो हम हो सकते हैं. यानी मतलब वो लास्ट में बताते हैं कि लास्ट में कि वो एक सपना देख रहे थे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.